हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़वाने वाली हूँ। लॉजिकल रीजनिंग इसमें कंप्लीट करेंगे। मैं एक बार स्टार्टिंग में आपको बता भी दूंगी कि हम कौन कौन से टॉपिक्स लॉजिकल रीजनिंग के आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बता दूं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है, मेरे टेलीग्राम चैनल की डिटेल्स दी गई है, मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक का लिंक दिया गया है, अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक दिया गया है। वहां पे आप मुझे फॉलो करके मेरे पूरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। पेपर 2 इकोनॉमिक्स में मेरी स्पेशलाइजेशन है। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि हम लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या करने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आज हम पहली चीज तो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, इन दोनों के बारे में इनका मतलब समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि एक वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होती है। इसके बाद हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन करेंगे, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। वेन डायग्राम से आपको साइलॉजिज्म वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। इसके अलावा हम मूड्स एंड फिगर्स वाला टॉपिक भी करेंगे, मूड्स एंड फिगर्स। अदर देन इट हम कुछ इंपॉर्टेंट फैलेसिस की टाइप्स और इनफॉर्मल एंड फॉर्मल फैलेसिस के बारे में समझेंगे। ये चीजें आज के सेशन में आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, इंडियन लॉजिक का जो पोर्शन बचेगा वो हम दूसरे किसी सेशन में करेंगे, क्योंकि इंडियन लॉजिक को मैं थोड़ा सा अलग यूनिट एक मान के चलती हूँ। उसमें जो आपके परमानास हैं, उसके आगे इन्फ्रेंसिस हैं, फैलेसिस ऑफ इन्फ्रेंस, वो थोड़ा अलग सा टॉपिक चला जाता है, तो उसको हम किसी अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। सबसे पहले देखिए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होती है। मैं जितना भी आज आपको करवाऊंगी वो सब चीजें आपको रट जाएंगी। ठीक है, तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होती है, जनरल टू पर्टिकुलर। इसको याद रखने का तरीका है डीजीपी। डीजीपी, इस वर्ड का नाम याद रख लो, डीजीपी। डीजीपी डिडक्टिव जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक है, इसमें यह है कि अगर प्रीमिसेस ट्रू होती हैं तो कंक्लूजन को ट्रू होना ही पड़ेगा। ठीक है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम जनरल से पर्टिकुलर यानी कि स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। तो अगर प्रीमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन को ट्रू होना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आर डॉग्स हैव लॉन्ग ईयर्स, पहली प्रीमिस मैंने ली कि जो सभी डॉग्स हैं उनके लंबे कान होते हैं। दूसरी प्रीमिस मैंने ली टॉमी इज ए डॉग, टॉमी भी एक डॉग है। ठीक है, तो देखिए अगर सभी डॉग्स के लंबे हेयर्स हैं, सोच के देखिए, और टॉमी भी एक डॉग है ना, तो विजली सी बात है फिर कि अगर सभी डॉग्स के लंबे कान हैं, टॉमी भी एक डॉग है, तो टॉमी के भी लंबे ही कान होंगे ना। यानी कि अगर प्रीमिसेस ट्रू है तो 100% आपकी प्रीमिस ट्रू ही होनी है ना। ऑल क्या स्पेल कि हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं, है ना। ऑल क्या है, जनरल। टॉमी क्या है, एक पर्टिकुलर, है ना। तो हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की पहचान है, अगर प्रीमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू होंगी ही। मतलब अगर उसने लिख ही दिया कि सभी डॉग्स ऐसे हैं और वो भी एक डॉग है, तो वो भी ऐसा ही होगा, है ना। ये चीज डिडक्टिव में आती है। इसके बाद आपकी आती है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, जिसको हम आईपीजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रीमिसेस अगर ट्रू है तो कंक्लूजन का जरूरी नहीं है ट्रू होना। कंक्लूजन ट्रू हो भी सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। जैसे कि इसमें मैंने लिख दिया टॉमी हैज लॉन्ग ईयर्स, मतलब मैं पर्टिकुलर से जनरल की तरफ गई। ठीक है, टॉमी के लंबे ईयर्स हैं, ईयर्स आएगा यहाँ पे, इट्स नॉट, एक मिनट, हियर आल्सो इट्स ईयर्स, नॉट हियर, सॉरी, ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर भी ईयर्स आएगा। तो टॉमी हैज लॉन्ग ईयर्स, अगर कहा कि टॉमी जो है उसके लंबे ईयर्स हैं, टॉमी जो है एक डॉग है ना, तो फिर सभी डॉग्स के लंबे ईयर्स हैं। मतलब अगर उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक इसके लंबे ईयर्स हैं और ये एक डॉग है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि सभी डॉग्स के लंबे ईयर्स हो। अगर एक डॉग के लंबे ईयर्स हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि सभी डॉग्स के लॉन्ग ईयर्स हो। इसलिए इसमें बोलते हैं कि अगर प्रीमिसेस ट्रू है, जरूरी नहीं है कि कंक्लूजन ट्रू हो या ना हो। कंक्लूजन ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, सो इसमें हम पर्टिकुलर से ऑल मतलब जनरल, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वैलिड आर्ग्यूमेंट की पहचान क्या होती है। वैलिड आर्ग्यूमेंट की पहचान है इफ कंक्लूजन फॉलोज प्रीमिसेस देन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। अगर तो कंक्लूजन जो है वो प्रीमिसेस को फॉलो करती है, यानी कि जैसे कि हमने डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के केस में पढ़ा था, है ना, तो वो वैलिड आर्ग्यूमेंट होती है। जैसे अगर मैं कहूं अगर प्रीमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू है, ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। अगर मैं कहूं प्रीमिसेस ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है,
ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। इनवैलिड क्या होगी, अगर प्रीमिसेस ट्रू है कंक्लूजन फॉल्स है, वो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि एक प्रीमिस ट्रू है, ठीक है, तो कंक्लूजन चाहे ट्रू है चाहे फॉल्स है, वो आर्ग्यूमेंट वैलिड ही होती है। कम से कम अगर एक प्रीमिस ट्रू है तो कंक्लूजन आपकी ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, दोनों केसेस में वैलिड है। सो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट की क्या पहचान है, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट का मतलब अगर प्रीमिसेस ट्रू है और कंक्लूजन फॉल्स हो, ओनली दिस इज इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। आगे चलते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ। देखिए स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में ए का क्या मतलब है, ऑल, ई का क्या मतलब है, नो, आई का क्या मतलब है, सम, ओ का क्या मतलब है, सम नोट। ठीक है जी, सम नोट। तो ऑल मतलब कि एवरी एस इज पी, है ना, ऑल। ई में नो आ गया, अब याद रखना ये वॉवल्स है, ए ई आई ओ, ऑल, नो, सम, सम नोट। ठीक है, ये ऑल का सम नोट, ई का सम, क्रॉस कर दोगे, ये कॉन्ट्राडिक्टरीज होते हैं। ऑल का कॉन्ट्राडिक्टरी सम नोट है, नो का कॉन्ट्राडिक्टरी सम है। ठीक है, इसी तरह ऑल का कॉन्ट्रेरी नो है, ऑल एंड नो ये कॉन्ट्रेरीज है। ठीक है, इसी तरह आई का सब कॉन्ट्रेरी ओ है, यानी कि सम का सब कॉन्ट्रेरी सम नोट है। ठीक है, इसी तरह ए एंड आई यानी कि ऑल एंड सम ये सब अल्टरन होते हैं, एंड ई एंड ओ यानी कि नो एंड सम नोट ये भी सब अल्टरन होते हैं। पहले ये पैटर्न सारा दिमाग में अपने छाप लीजिए, इसके बाद हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। देखिए अब बात आती है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव का क्या मतलब है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब है अगर मैं कह रही हूँ ऑल एसआरपी, जो आपका ऑल होता है ना, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है। यूनिवर्सल यानी कि वो सबकी बात कर रहा है, ऑल सबकी बात कर रहा है। अफर्मेटिव क्योंकि वो पॉजिटिव की बात कर रहा है ना, पॉजिटिविटी है उसमें कि सभी एस पी है, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब ऑल। इसी तरह यूनिवर्सल निगेशन, यूनिवर्सल का मतलब कि सभी की बात कर रहा है। निगेशन यानी कि उसमें नेगेटिव एलिमेंट है, तो नो जो है ये आपका यूनिवर्सल निगेशन में आता है। ठीक है, इसी तरह पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर मतलब सबकी बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर है तो यानी कि वो सम है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव है, तो जो सम है वो आपका पर्टिकुलर अफर्मेटिव में आएगा। इसी तरह पर्टिकुलर नेगेटिव या पर्टिकुलर निगेशन यानी कि नो, पर्टिकुलर मतलब कि सम, तो सम नोट जो है वो आपके पर्टिकुलर निगेशन में आएगा। ठीक है जी, सो ये रूल्स यहाँ पे याद रखिएगा। अब समझते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब अल्टरन के कुछ रूल्स। तो कॉन्ट्राडिक्टरी जो होते हैं ना, ध्यान से समझिएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल है अगर एक ट्रू है तो दूसरे को फॉल्स ही होना है। यानी कि अगर आपकी इसमें ऑल वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ये सम नोट वाली स्टेटमेंट फॉल्स ही होगी। अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू ही होगी। इसी तरह से अगर ये वाली ट्रू है तो ये फॉल्स होगी, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगी। कॉन्ट्राडिक्टरीज जो होते हैं उनमें बोथ स्टेटमेंट्स इकट्ठी ट्रू नहीं हो सकती, ना ही बोथ स्टेटमेंट इकट्ठी फॉल्स हो सकती है। समझ के बाद, दिस इज द रूल फॉर कॉन्ट्राडिक्टरी। इसके बाद चलता है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का रूल क्या होता है, ध्यान से समझिए। कॉन्ट्रेरी में आपको एक वर्ड याद रखना है, दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट दे कैन बोथ बी फॉल्स। दे कैन बोथ बी फॉल्स। एक मिनट, ये इरेज, ये याद रखना। कॉन्ट्रेरी में क्या होता है, दोनों इकट्ठे ट्रू नहीं हो सकते बट दोनों इकट्ठे फॉल्स हो सकते हैं। जैसे कि ऑल एंड नो थे ना कॉन्ट्रेरी। अगर आपका ऑल जो है ये ट्रू है, ऑल ट्रू है, ये ऑल वाली स्टेटमेंट जो है मतलब ये ट्रू है, तो आपकी नो वाली स्टेटमेंट फॉल्स ही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों इकट्ठे ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है ना, बट दोनों इकट्ठे फॉल्स हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है ना, तो ये वाली फॉल्स हो सकती है, ठीक है, बट ये अगर ट्रू है तो इसको फॉल्स ही होना पड़ेगा। यानी कि दोनों इकट्ठे ट्रू नहीं हो सकते बट दोनों इकट्ठे फॉल्स हो सकते हैं। ये रूल है आपकी कॉन्ट्रेरी की। इसी तरह आता है आगे सब कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी से बिल्कुल उल्टा चलता है। कॉन्ट्रेरी में हमने पढ़ा था दोनों इकट्ठे ट्रू नहीं हो सकते, सब कॉन्ट्रेरी में होता है दोनों इकट्ठे फॉल्स नहीं हो सकते।
ठीक है। सब कॉन्ट्रेरी में दो, इट इज इम्पॉसिबल, दोनों इकट्ठे फॉल्स नहीं हो सकते, बट दोनों इकट्ठे ट्रू हो सकते हैं, मतलब एकदम उल्टा ये है कॉन्ट्रेरी से। समझ के बाद फिर आता है सब अल्टर्न। अब सब अल्टर्न में समझिएगा, सब अल्टर्न हमने पढ़े थे ना जो वर्टिकल डायरेक्शंस वाले, वो वाले। सो सब अल्टर्न यहाँ पे ध्यान से ये वाले 4 रूल्स पढ़ लीजिए, दीज 4 रूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सब अल्टर्न। कहते हैं ट्रूथ ऑफ द फर्स्ट इंप्लाइज ट्रूथ ऑफ द सेकंड बट नॉट कन्वर्सली। इस चीज का क्या मतलब, अगर यूनिवर्सल ट्रू है, यूनिवर्सल देखिए इसमें ऐसे होता है ना, ऑल, नो, सम एंड सम नोट। ऑल का सब अल्टरन सम है, नो का सब अल्टरन सम नोट है, ऐसे ही होता है। वो कहता है अगर यूनिवर्सल ट्रू है, यानी कि अगर ऑल वाली स्टेटमेंट ट्रू है, तो जो पर्टिकुलर है इसका, इनके जो सम वाली स्टेटमेंट है वो 100% ट्रू ही होगी। इसी तरह अगर नो वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो सम नोट वाली स्टेटमेंट 100% ट्रू ही होगी। बट अगर यूनिवर्सल फॉल्स है, मतलब अगर ये ऑल वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, तो जो इसका पर्टिकुलर होगा ना वो डाउटफुल होगा। ठीक है, वो डाउटफुल होगा, मतलब ट्रू या फॉल्स में से कुछ भी डाउटफुल रहेगा। इसी तरह मैंने क्या कहा कि अगर आपका यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर आपका ट्रू ही होगा, बट अगर आपका यूनिवर्सल फॉल्स है तो पर्टिकुलर डाउटफुल होगा। अब इससे कन्वर्सली उल्टा चलिए, उल्टा कैसे, अगर पर्टिकुलर ट्रू है, पर्टिकुलर ट्रू है तो यूनिवर्सल डाउटफुल होगा। ठीक है, बट अगर पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल भी फॉल्स ही होगा। देखिए इसको याद कैसे रखना है आपको, ध्यान से समझिए। मैंने क्या कहा कि अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी ट्रू ही होना है, ट्रू ही होना है। बट अगर यूनिवर्सल फॉल्स है तो पर्टिकुलर डाउटफुल होगा, यही कहा। अब इससे उल्टा चलिए, अगर मैं कहूं पर्टिकुलर ट्रू है, पर्टिकुलर ट्रू है तो यूनिवर्सल उसका ट्रू नहीं होगा, यूनिवर्सल डाउटफुल होगा। और अगर पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल डाउटफुल नहीं होगा, यूनिवर्सल भी फॉल्स ही होगा। ठीक है, ये रूल होते हैं सब अल्टरन के, समझ गए बात। ठीक है, दीज आर द रूल्स फॉर दिस। चलो इसी के साथ ही आपका ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन वाला पोर्शन हुआ। फैलेसिस से पहले ना आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उसके करवाती हूँ मैं, 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन अभी इसमें उसने क्या है, ऑल रिलीजियस पर्संस आर इमोशनल, ऑल रिलीजियस पर्संस आर इमोशनल, सभी रिलीजियस पर्सन जो हैं वो इमोशनल हैं। तो मैं रिलीजियस का छोटा सर्कल रखूंगी और इमोशनल का बड़ा। ठीक है, फिर उसने कहा राम इज ए रिलीजियस पर्सन, 1 मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज रिलीजियस पर्सन। राम जो है वो एक रिलीजियस पर्सन है, तो फिर हम ऐसा करते हैं, राम क्या है, रिलीजियस पर्सन है, और सभी रिलीजियस पर्सन क्या है, इमोशनल है। ऐसा ही बनेगा ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो चीज आती है उसका बड़ा सर्कल बनाते हैं, पहले जो चीज आती है उसका छोटा सर्कल, ऐसे याद रखिए। ठीक है, फिर उसने क्या, राम इज इमोशनल, राम इमोशनल है, बिल्कुल राम का सर्कल छोटा है, मतलब इमोशनल के अंदर ही आता है ना राम, तो राम इमोशनल होगा। ठीक है, ये ऑल इमोशनल पर्सन आर रिलीजियस, सारे इमोशनल पर्सन रिलीजियस है, नहीं तो सारे रिलीजियस इमोशनल तो हैं बट सारे इमोशनल रिलीजियस नहीं है, बी काट दो, यहां से भी बी एलिमिनेट। राम इज ए नॉट ए नॉन रिलीजियस पर्सन, ध्यान से देखिए, राम इज नॉट ए नॉन रिलीजियस पर्सन। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब हुआ कि राम एक नॉन रिलीजियस पर्सन नहीं है, तो फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि राम एक रिलीजियस पर्सन है। बिल्कुल ठीक है, राम एक रिलीजियस पर्सन है। फिर सम रिलीजियस पर्सन आर नॉट इमोशनल, कुछ ऐसे रिलीजियस पर्सन हैं जो इमोशनल नहीं है। ये गलत है क्योंकि रिलीजियस वाला सर्कल छोटा बन रहा है, यानी कि सारे रिलीजियस पर्सन इमोशनल है ही है। ठीक है, तो इसलिए डी वाला गलत हो गया। अब सही यहाँ पे हुआ ए एंड सी, तो आपका थर्ड आंसर जो है ये सही हो गया। ठीक है जी, ये सही हो गया। अब हमने इसमें आपका मूड्स एंड फिगर्स एंड फैलेसिस इसकी करनी है। ठीक है, फैलेसिस एंड मूड्स एंड फिगर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फैलेसिस टॉपिक।
हमने ये पढ़ लिया, एक मिनट, हाँ ये हमने क्वेश्चन किया था वेन डायग्राम साइलॉजिज्म वाला, है ना। तो हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं फैलेसीज वाला टॉपिक एंड मूव्स एंड फिगर्स समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए फॉर्मल फैलेसीज क्या होती हैं, इनफॉर्मल फैलेसीज क्या होती हैं। सो फॉर्मल फैलेसीज जो होती है ना, उनको हम एरर्स इन लॉजिक भी बोलते हैं। लॉजिक में एरर, जब हम कहते हैं कि कंक्लूजन जो है वो प्रीमिसेस से स्पॉटेड नहीं है, यानी कि प्रीमिसेस से कंक्लूजन हमारी स्पॉट नहीं करती, जिसको आप इनवैलिड आर्ग्यूमेंट हमने पढ़ा था ना, कंक्लूजन्स प्रीमिसेस को फॉलो नहीं कर रही, इसमें लॉजिक का एरर होता है। देखिए फॉर्मल फैलेसीज में लॉजिक का एरर होता है, इनफॉर्मल फैलेसीज में कंटेंट का एरर होता है। इनमें हम थोड़ा फर्क समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ऑल ब्लैक बग्स आर कार्निवोर, सभी ब्लैक बग्स जो हैं वो कार्निवोर्स हैं, इस तरह से बनेगा ये। ऑल रैट्स आर कार्निवोर्स, और सारे रैट्स जो हैं वो भी कार्निवोर्स हैं। तो उसने कहा ऑल रैट्स आर ब्लैक बग्स, क्या ये कंक्लूजन इन प्रीमिसेस को बिल्कुल भी सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही है ना। अगर सारे ब्लैक बग्स कार्निवोर्स हैं और सारे रैट्स कार्निवोर्स हैं, तो सारे रैट्स ब्लैक बग्स हैं, ऐसा तो कहीं अपने प्रीमिसेस से ये कंक्लूजन तो निकल ही नहीं रही। सो दिस इज इनफॉर्मल फैलेसी, ठीक है। इनफॉर्मल फैलेसी होती है जब कंटेंट में एरर होता है। जैसे इसकी आपको एक छोटे सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ। आपको एक प्रीमिस दी हुई है, उस प्रीमिस में ना जैसे वर्ड लिखा हुआ है फीट, फीट करके, ठीक है। तो उस फीट के अब दो मतलब निकलते हैं, ठीक है। ये फीट जो है एक फीट आपका वो होता है जो पाम होता है ना, और एक फीट होता है जो आप इंची टेप से नापते हैं ना फीट, वो वाला फीट। तो इस फीट के दो मतलब निकलते हैं। तो ऐसे करके जो आपकी एरर्स आते हैं वो होते हैं इनफॉर्मल फैलेसीज, उनको हम इनफॉर्मल फैलेसीज बोलते हैं। जैसे मैं आपको इसकी एक प्रीमिस लिख के दिखाती हूँ। जैसे आपका प्रीमिस 1 है, प्रीमिस 1 है जैसे आपका ए फीट इज 12 इंच, ए फीट इज 12 इंच, एक फुट में 12 इंच होते हैं, हियर इट विल बी फुट, हाँ ए फुट इज 12 इंच। एंड ये दूसरे प्रीमिस में लिखा हुआ है मोस्ट पीपल हैव फीट, मोस्ट पीपल हैव फीट, ये दो प्रीमिसेस हैं, ठीक है। और इससे आपकी एक कंक्लूजन ड्रॉ हो रही है मोस्ट पीपल फीट इन 12 इंच, मोस्ट पीपल फीट इन 12 इंच। ये जो है ना ये इनफॉर्मल फैलेसी है। देखिए क्योंकि पहले वाली जो है प्रीमिस उसने उसको इंच मतलब वो नापने वाला लिया, फुट फीट, है ना। और जो दूसरी प्रीमिस है उसमें उसने पैरों की बात की है ना। तो जब आपने कंक्लूजन निकाली तो उसमें लिख दिया मोस्ट पीपल फीट इन 12 इंच, कोई मैच ही नहीं हुआ। जबकि पहली प्रीमिस में फुट का मतलब और था, दूसरी प्रीमिस में इसका मतलब और था, है ना। तो दिस इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड इनफॉर्मल, सॉरी इनफॉर्मल फैलेसीज। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये एरर इन कंटेंट हो गया, जैसे हमारी डेली रूटीन लाइफ में इस तरह के एरर्स हो सकते हैं। आगे देखिए फैलेसीज के टाइप्स कुछ, जैसे एक्सीडेंटल फैलेसी। एक्सीडेंटल फैलेसी क्या होती है? एक्सीडेंटल फैलेसी अक्कर्स व्हेन वन अटेम्प्ट्स टू अप्लाई जनरल रूल टू एन इरेलीवेंट सिचुएशन। जैसे एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे इरेलीवेंट सिचुएशन पर हमने कोई जनरल रूल अप्लाई कर दिया, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स क्रॉस करने पर सबको फाइन बेयर करना पड़ता है। और अगर हम कहें कि भाई ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस ने ट्रैफिक लाइट्स क्रॉस कर लिए, इसको भी फाइन होगा, वो एक्सीडेंटल फैलेसी है, क्योंकि एम्बुलेंस पर ट्रैफिक लाइट्स का कोई वो नहीं होता, है ना। और इसी तरह अगर अगर हम बोलते हैं कि अगर कोई बंदा किसी को चाकू से मारे, चाकू से किसी को कट करे, तो उस पर उसको प्रिजनमेंट होती है, उसको जेल होगा, उसको सजा मिलेगी। तो अगर मैं कहूँ भी डॉक्टर इस बंदे की सर्जरी चाकू से कर रहा है, तो डॉक्टर को भी प्रिजनमेंट होनी चाहिए, डॉक्टर को भी सजा मिलनी चाहिए। ये एक्सीडेंटल फैलेसी है, क्योंकि हमने जनरल रूल को किसी ऐसी सिचुएशन पर अप्लाई कर दिया जिस सिचुएशन पर वो रूल अप्लाई होता ही नहीं। ठीक है, इस तरह की फैलेसी को हम एक्सीडेंटल फैलेसी बोलते हैं। जैसे कि कटिंग पीपल विद नाइफ्स इज ए क्राइम, सर्जियंस भी तो लोगों को नाइफ से कट करते हैं, तो फिर सर्जियंस भी क्रिमिनल हुए, ये गलत है।
ठीक है, ये एक्सीडेंटल फैलेसी है। इसी तरह एड पॉपुलम फैलेसी, इसको हम बैंड वैगन इफेक्ट जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, उसके जैसी ये होती है। इसमें क्या है, आर्ग्यूअर ट्राइज टू कन्विंस द ऑडियंस, जो आर्ग्यूअर है वो ऑडियंस को मनाना चाहता है कि ये चीज ऐसे ही होती है, सब मानते हैं तो तुमको भी मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो योगा की तरफ जा रहे हैं, मतलब योगा को ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, सो वाकया में ही योगा अच्छा है। अगर मैं कहूं कि सभी ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी ऐसा करना चाहिए, दिस इज एड पॉपुलम फैलेसी। ठीक है, बैंड वैगन इफेक्ट भी तो ऐसा ही होता है ना। सो दैट इज द थिंग, क्योंकि सभी ऐसा कर रहे हैं, सभी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको भी इस चीज को इसका यकीन करना पड़ेगा, इसको फॉलो करना है। रेड हेरिंग में क्या है, attempts to distract from the main issue by bringing in irrelevant information। रेड हेरिंग फैलेसी, जैसे कि मान लीजिए इसमें ये होता है कि किसी बंदे को किसी मेन इशू से डिस्ट्रैक्ट करना कोई गलत या इरेलीवेंट जानकारी देकर। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो किसी दुकान पे जाके किसी चीज के लिए जिद कर रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, तो जो उसकी मदर है वो नहीं उसको वो चीज लेके देना चाहती, तो उसकी मदर उसको बोल रही है कि मैंने तुम्हारे लिए घर पे जाके पार्टी अरेंज की है, या घर पर मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया हुआ है, चलो हम चल के वो खाते हैं। तो मदर बेसिकली क्या कर रही है, मदर यहाँ पे उस बच्चे को उस पर्टिकुलर सिचुएशन से डायरेक्ट डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, कि वो खिलौना या वो चीज जो है वो ना ले और घर चले मेरे साथ। तो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे घर में कोई भी पार्टी नहीं है, इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन देकर उसको मेन इशू से वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ये रेड हेरिंग फैलेसी है। ठीक है, इसी तरह एक होता है कम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी। इसमें क्या होता है, इट इज कमिटेड व्हेन समवन आस्क अ क्वेश्चन दैट प्रीसपोजेस समथिंग that has not been proven or accepted by all the people involved। इसमें ये चीज है कि कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन जो है किसी से पूछ लेता है जो अब तक मतलब स्पोज किया जा रहा है, अब तक वो चीज लोगों के द्वारा स्पोज की जा रही है बट प्रूवन नहीं है। ठीक है, वो चीज प्रूवन नहीं है बट लोग उसको स्पोज कर रहे हैं। जैसे हैव यू स्टॉप्ड चीटिंग ऑन एग्जाम्स, ध्यान से अब समझिएगा कम्प्लेक्स क्वेश्चन में हैव यू, अभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये एग्जाम्पल किस फैलेसी की है। हैव यू स्टॉप्ड चीटिंग योर एग्जाम, क्या तुमने एग्जाम्स में नकल मारनी बंद कर दी। अब ये कम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि अब अगर वो बच्चा उसका आंसर यस भी देगा तो उसका मतलब क्या वो पहले चीटिंग करता था, है ना। प्रूफ तो है नहीं कि वो चीटिंग करता भी था या नहीं करता था, बट वो पहले से सपोज कर लिया गया कि वो बच्चा पहले चीटिंग करता था, है ना। अगर वो बच्चा इसका आंसर यस देता है तब भी फंसा, अगर इसका आंसर नो देता है तब भी फंसा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड, ऐसा क्वेश्चन जो है जो एक कम्प्लेक्स सा आंसर क्रिएट करता है कि इसका आंसर यस नो दोनों में वो फंस जाए, है ना, वो आपका कम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी है। इसी तरह एक होता है फैलेसी ऑफ डिवीजन। इसका मतलब समझिए, अज्यूमिंग दैट व्हाट इज ट्रू ऑफ द होल इज ट्रू फॉर द पार्ट्स। फैलेसी ऑफ डिवीजन में ये है कि जो पूरी चीज होल के लिए ट्रू है वो पार्ट्स के लिए भी ट्रू ही होगा। जैसे अगर यहाँ पे कहा कार जो है वो ब्लू है, गाड़ी ब्लू है, तो उसका इंजन भी ब्लू ही होगा। ठीक है, जैसे हम इंडक्टिव रीजनिंग में करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग में करते हैं जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब वो चीज होल के लिए ट्रू है तो उसके पार्ट के लिए भी ट्रू ही होगी, है ना। जैसे गाड़ी ब्लू है तो उसका इंजन भी ब्लू ही होगा, ये चीज फैलेसी। बट ये गलत है, क्योंकि ऐसा जरूरी तो नहीं है कि अगर वो पूरी चीज ट्रू है तो उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट भी ट्रू ही होगा, है ना, दिस इज नॉट नेसेसरी। आगे चलते हैं मूड्स एंड फिगर्स पर। मूड्स एंड फिगर्स समझने के लिए हमको पहले यहाँ पे 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी, माइनर टर्म, मेजर टर्म एंड मिडल टर्म क्या होती है। ठीक है, आपके पास मैंने ये सिलोजिज्म आप रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, इसमें एक प्रीमिस 1 है, एक प्रीमिस 2 है, एक कंक्लूजन है। जो इसमें प्रीमिस 1 है, दैट इज ऑल गुड लॉजिशियंस आर बेयर लवर्स, यहाँ पे बेयर आएगा, सभी गुड लॉजिशियंस जो है वो बेयर लवर्स होते हैं। फिर उसने दूसरी में लिखा नो पॉलिटिशियंस आर गुड लॉजिशियंस, कोई भी पॉलिटिशियन गुड लॉजिशियन नहीं है। कंक्लूजन में उसने लिखा सम पॉलिटिशियंस आर नॉट बेयर लवर्स, कुछ पॉलिटिशियंस बेयर लवर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले समझिए माइनर टर्म मेजर टर्म क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर ना याद रखिएगा, जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, द सब्जेक्ट, आपका इसका सब्जेक्ट
दैट इज कंक्लूजन का, जो आपकी कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट जो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है कंक्लूजन में, पॉलिटिशियन, सम पॉलिटिशियंस, है ना, दिस इज अ सब्जेक्ट इज पॉलिटिशियन, ठीक है। ये जो पॉलिटिशियन है, जो आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी माइनर टर्म है, यानी कि कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है वो हमारी माइनर टर्म होती है, ठीक है। इसी तरह कंक्लूजन का जो ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट जिसको हम बोलते हैं, जो एंड में होता है, वो हमारा मेजर टर्म होता है। समझ गए? मिडिल टर्म वो टर्म होती है जो कंक्लूजन में कहीं भी नहीं दिखती है आपको, बट दोनों प्रीमिसेस में होती है। यहाँ पे गुड लॉजिशियंस जो है, ये दोनों प्रीमिस में आपको नजर आ रहा है, बट कंक्लूजन में कहीं भी नहीं नजर आ रहा, तो ये गुड लॉजिशियन जो है ये आपका क्या है, मिडिल टर्म। आई बात समझ में? फाइन। अब देखिए यहाँ पे अब हमको मूड कैसे पता करना है, ध्यान से समझिए। याद करिए हमने जब स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन किया था, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, तो यहाँ पर ये बनाया था हमने AEIO। इस कंसेप्ट को अब दोबारा से रिवाइज करिए। AEIO, ठीक है। ए का क्या था, ऑल था, ई का क्या था, नो था, आई का क्या था, सम था, और ओ का क्या था, सम नोट था, ठीक है, सम नोट था। तो यहाँ पे जो आपकी ये साइलॉजिज्म है, इसमें पहली प्रीमिस का क्या है, ऑल है। पहली प्रीमिस में ऑल है, यानी कि ए का, ऑल का मतलब ए। दूसरी प्रीमिस में क्या है, नो है, नो का मतलब ई। तीसरी कंक्लूजन में क्या है, सम, सम नोट है, सम नोट का मतलब ओ। तो यानी कि ये वाली फिगर, ये वाला जो आपका साइलॉजिज्म है, इसका मूड बन गया AEO। समझे बात को? अगर आपको एग्जाम में इस तरह से मूड निकालने के लिए कहा हो, सो हाउ यू कैन फाइंड द मूड। मूड निकालना बहुत ही सिंपल है। अब फिगर कैसे निकालनी है, फिगर का रूल होता है, देखिए फिगर 1 का मतलब है, अगर आपकी मिडिल टर्म लेफ्ट टू राइट में है तो वो फर्स्ट फिगर बनती है। अगर आपकी मिडिल टर्म राइट की तरफ ही है, दोनों प्रीमिसेस में राइट की तरफ ही है, तो वो फिगर 2 बनती है। अगर आपकी मिडिल टर्म दोनों प्रीमिसेस में लेफ्ट की तरफ है तो वो फिगर 3 बनती है। इसी तरह अगर आपकी मिडिल टर्म राइट टू लेफ्ट है, ये थोड़ा उधर चले गया टेबल, तो वो फिगर 4 बनती है। याद कर लीजिए, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट फर्स्ट फिगर, राइट बोथ सेकंड फिगर, लेफ्ट बोथ थर्ड फिगर, एंड राइट टू लेफ्ट फोर्थ फिगर। अब हम इस वाले साइलॉजिज्म की फिगर बताइए क्या बनी। देखिए मिडिल टर्म पहली प्रीमिस में ये लेफ्ट है, ये राइट है। पहली प्रीमिस में मिडिल टर्म लेफ्ट की तरफ है, दूसरी प्रीमिस में मिडिल टर्म राइट की तरफ है, यानी कि मिडिल टर्म आपकी लेफ्ट टू राइट आ रही है। तो जब मिडिल टर्म लेफ्ट टू राइट आए तो वो कौन सी फिगर बन देगी, फिगर नंबर 1। समझ गए बात को? दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोबारा से एक बार इसको याद करते हैं। तो अगर आपकी लेफ्ट टू राइट है मिडिल टर्म, दिस इज फर्स्ट फिगर। अगर राइट है दोनों में, दोनों प्रीमिसेस में राइट यानी कि इस तरफ आती है, तो वो सेकंड फिगर। अगर दोनों प्रीमिसेस में लेफ्ट की तरफ आती है तो वो थर्ड फिगर। अगर आपकी राइट टू लेफ्ट की तरफ जाती है तो वो फोर्थ फिगर। समझ के बात? तो ये आपका मूड्स एंड फिगर्स वाला टॉपिक था। आप इसके बाद आपका इंडियन लॉजिक रह गया। इंडियन लॉजिक के लिए मैं अलग से सेशन बनाऊंगी। तो ये वाले टॉपिक्स थे आज जो हमने लॉजिकल रीजनिंग के कवर करने थे। होपफुली जितना आपको समझाया उतना समझ में आया होगा, और एग्जाम में आपका इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल्स दी गई हैं। नया बैच मेरा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का कब से, 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 10th ऑफ मार्च से शाम को 7 बजे की टाइमिंग है। अभी से सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो नए बैच के साथ जुड़ेंगे और मिलकर हम अपना यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी करेंगे। पेपर 1 भी आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में ही मिलता है। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।